Judiciary. What is judiciary? What is judiciary? Judiciary is an institution which interprets the laws of the country, and there are two types of judiciary. दो जुडिशरी की टाइप्स हैं, एक को कहते हैं हम इंफीरियर और एक को सुपीरियर कहते हैं। कल की क्लास में और पिछली कल की क्लास में और परसों की क्लास में आपने जुडिशरी बेसिकली हाफ कर लिया। हायरार्की ऑफ जुडिशरी जब मैंने कराया था आपको, तो वो आपकी जुडिशरी बेसिकली हो रही थी साथ साथ। अब हमारे पास आता है कि इंफीरियर जजेस क्या होते हैं और सुपीरियर जजेस क्या होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोर्ट्स के नाम पता है, जो जज मैजिस्ट्रेट कोर्ट, क्राउन कोर्ट और काउंटी कोर्ट में काम करते हैं, वो सारे कौन से होंगे? इंफीरियर होंगे। जो जजेस हाई कोर्ट, इवन हाई कोर्ट में दो तरह के हो सकते हैं, हाई कोर्ट, इसके अलावा कोर्ट ऑफ अपील और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग काम करते हैं, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील के जो जजेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सुपीरियर। और हाई कोर्ट में दोनों कैटेगरीज, अगेन जिस तरह उसके फंक्शंस दो हैं, इसी तरह उनके जजेस को भी दो कर सकते हैं आप। लेकिन होता क्या है, सबसे पहले जो एक जज होता है ना, उसको हम, जो बेसिक जज होता है, सबसे पहला जज, उसे हम मैजिस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैजिस्ट्रेट। सुन ले बेटा। फिर उसके बाद जो दूसरा जज होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज। सबसे छोटे जज को क्या बोलते हैं? मैजिस्ट्रेट। उससे बड़े जज को क्या बोलते हैं? दूसरे बड़े जज को डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट बोला था ना? हाँ, मैजिस्ट्रेट सबसे छोटा, फिर डिस्ट्रिक्ट, और उससे बड़ा सर्किट जज। कौन सा होता है? सर्किट जज होता है। अब आपने ये याद रख लिया कि सबसे पहले आपका जो सबसे पहला जो जज होता है वो मैजिस्ट्रेट होता है। तो मैजिस्ट्रेट जो है वो मोस्टली मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सिर्फ बैठता है। कहां पे बैठता है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में बैठता है। ठीक हो गया? उसको जब प्रमोशन हो जाती है उसकी, वो एक रैंक ऊपर चला जाता है, तो उसका रैंक जब अप होता है तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। और फिर जब उसकी प्रमोशन हो जाती है, फिर उसे हम क्या बोलते हैं? सर्किट जज। और फिर जब उसकी फर्दर प्रमोशन हो सकती है, प्रमोशन हो जाए या उसके लिए एक स्पेसिफिक एग्जाम देना पड़ता है, तो फिर वो हाई कोर्ट का जज भी बन सकता है। तो अगर आप ये कहें कि डायरेक्ट बंदा कोई मैजिस्ट्रेट से हाई कोर्ट का जज बन सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? नो। आंसर क्या होना चाहिए? नो। पहले एक सीक्वेंस में जाएंगे ना आप। अगर मुझे मुझे सिंपल सी बात है, मैं आपको कहूं कि आप ग्रेड 7 से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी चले जाओ, तो पॉसिबल है? नहीं है ना? तो आपको अपनी रैंक वाइज प्रमोशन करनी है। 7 के बाद 8 में जाना पड़ेगा, 8 के बाद 9 में, 9 के बाद 10 में, 10 के बाद 11 में, 12 में, फिर यूनिवर्सिटी। सिमिलरली जजेस को भी मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट, सर्किट, हाई कोर्ट, ये जज बन गए। दूसरी साइड पे जब ऊपर वाले जो दो जजेस होते हैं, ये नीचे वाली हायरार्की से डिफरेंट होते हैं। ये नीचे वाली हायरार्की बिल्कुल डिफरेंट है। ये यहां से नहीं आते, प्रमोशन से नहीं आते। ये कैसे आते हैं फिर? ये डायरेक्टली अपॉइंट किए जाते हैं इन पोस्ट के ऊपर। क्या किए जाते हैं? अपॉइंट किए जाते हैं इन पोस्ट के ऊपर, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशंस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। फॉर इंस्टेंस मैं अब आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज को हम बोलते हैं क्या नाम है, जस्टिस सिर्फ कहते हैं, सिर्फ जस्टिस। जब जस्टिस का वर्ड लगेगा तो आपके माइंड में एक ही वर्ड क्लिक करना चाहिए, दैट पर्सन इज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जिसके साथ लॉर्ड जस्टिस का वर्ड लगेगा उसको आप कोर्ट ऑफ अपील का जज होगा। अब एक बात ये होती है, अब आपको अगर कोई पूछे कि क्या एक कोर्ट ऑफ अपील का जज सुप्रीम कोर्ट का जज प्रमोशन होकर लग सकता है, तो आपका आंसर फिर दोबारा क्या होगा?
नो। क्यों? क्योंकि ये अलहदा अपॉइंट होते हैं, ये अलहदा अपॉइंट होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस ही अलहदा है। जो बंदा कोर्ट ऑफ अपील में लगता है वो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगता, कोर्ट ऑफ अपील में वो लॉर्ड जस्टिस। इज इट क्लियर? प्रमोशंस जो होती है ना वो सिर्फ इधर तक होती हैं, मजिस्ट्रेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से सर्किट, सर्किट से हाई कोर्ट जज। इज इट क्लियर? ये रैंकिंग सिस्टम के तहत आते हैं, ये रैंकिंग सिस्टम है और ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है। ऊपर दो, ऊपर वाले दोनों की क्या है? देयर इज डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। अब पेपर में सवाल आता है क्वालिफिकेशंस ऑफ सुपीरियर जुडिशरी की क्या है? व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ सुपीरियर जुडिशरी? सुपीरियर का जब आएगा तो देन यू विल राइट टू जस्टिसेस एंड लॉर्ड जस्टिसेस। जस्टिसेस की क्वालिफिकेशन क्या है? सिंपल सी क्वालिफिकेशन है इसकी। सबसे पहली बात, लीगली क्वालिफाइड पर्सन, बैरिस्टर होना चाहिए या सोलिसिटर होना चाहिए। बैरिस्टर या सोलिसिटर जब होगा, और वो पर्सन अगर वो पर्सन है तो उसका 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसे जज करने। 15 ईयर्स अगर वो बैरिस्टर या सोलिसिटर है, और 15 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट क्वालिफिकेशन, और होल्ड हाई जुडिशियल ऑफिस, पहले से कोई हाई जुडिशियल ऑर्डर ऑफिस उसके पास है, तो वो बंदा 15 साल का एक्सपीरियंस उसे चाहिए। या तो वो बैरिस्टर सोलिसिटर बना है तो 15 साल से हो, या कोई हाई पोजीशन पे हो जुडिशरी के अंदर ही, तो वो क्वालिफाइड होगा। 15 साल लेकिन चाहिए ओवरऑल। इज इट क्लियर? अब सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है? फर्स्ट ट्रायल को सुनती है, ट्रायल ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होता है यहाँ पे नहीं। तो इनका काम क्या होगा भाई? इन चीज का फिर अपील्स को सुनना। पिछले टॉपिक से लिंक करें तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब आपने इसको एक्सपेंड जब करना है, उसके लिए आएगा कि सिविल कोर्ट्स में अपील कैसे सुनते हैं और क्रिमिनल में कैसे सुनते हैं। ये दोनों में, क्रिमिनल सिविल में अपील सुन सकते हैं। इसके बाद आ जाता है लॉर्ड जस्टिस को अपॉइंट कैसे किया जाता है। इनका एक्सपीरियंस उनसे हाफ होता है। एक्सपीरियंस अब देखें, उनका अगर 15 था तो इनका कितना होना चाहिए? 7 ईयर्स। बट स्टिल वन थिंग इज सेम, लीगली क्वालिफाइड बैरिस्टर सोलिसिटर या हाई जुडिशियल ऑफिस। इज इट क्लियर? हाई जुडिशियल ऑफिस में कि वो अगर पहले जज है हाई कोर्ट के अंदर तक का, तो लेकिन उसका एक्सपीरियंस उतना होना चाहिए, उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि फिर बैरिस्टर और सोलिसिटर का अगर एक्सपीरियंस है तो उसके इक्वल एक्सपीरियंस में आ जाएगा, तो तब जाके वो बनेगा, वरना नहीं बन सकता। अगर आप ये कहें कि वो बंदा 2 साल के बाद रिटायर्ड हो गया था सर्किट जज, कोर्ट ऑफ अपील का जज बन गया, तो एलिजिबल ही नहीं हुआ, एक्सपीरियंस उसका कम है। 15 साल अगर वो, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोर्ट ऑफ अपील में कोई बंदा 15 साल जज रहे, मोस्टली रिटायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो एजेड होते हैं। जिसका 7 8 साल 9 साल एक्सपीरियंस है वो अच्छे खासे एजेड होते हैं, वो एक्सपीरियंस होते हैं, ज्यूरिस्ट होते हैं, वो लॉयर भी होते हैं, तो एक बड़े क्वींस बेंच के लॉयर होते हैं, समझ रहे हैं, क्यूसीस होते हैं। ठीक है, तो ये आपके मेन है। फिर इसके बाद क्या है? हाई कोर्ट के जज। हाई कोर्ट के जज के लिए एक अलहदा से एक्सपीरियंस आपको चाहिए। 7 ईयर एक्सपीरियंस प्लस बैरिस्टर जुडिस्टर, या अगर हाई कोर्ट के जज, सॉरी ये हाई कोर्ट का जज है, तो ये रैंकिंग सिस्टम पे भी आते हैं, यहाँ पे और भी लिखा हुआ है। ये दो तरीके से आ सकते हैं ना, मैंने आपको पहले बताया क्या तरीके होते हैं। अगर तो बैरिस्टर सोलिसिटर है तो 7 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन अगर ये प्रमोशन के थ्रू आ रहे हैं, नीचे से सर्किट जज के तौर पे से आ रहे हैं, सर्किट जज को प्रमोट करके हाई कोर्ट का जज लगा दिया, फिर फिर ये कैसे आएंगे? फिर ये इनके पास 2 साल अगर ये सर्किट जज रहे हैं, प्लस इसके बाद आप 3 साल डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं। ठीक है, कितने साल? 3 साल डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं और 2 साल सर्किट जज रहे हैं, तो टोटल कितना बन गया? 5 ये बन गया। तो वो बंदा, लाजमी बात है, वो मजिस्ट्रेट भी तो 3 साल रहा होगा ना पहले, कोई 6 7 साल तो ये भी बनते हैं, ऐसा है ना। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 साल सर्किट जज। सर्किट जज बनने के लिए डायरेक्टली तो सर्किट जज आता नहीं है, सर्किट जज तो आता है प्रमोशंस के साथ। तो इसलिए इनका भी एक्चुअली 7 साल एक्सपीरियंस बन जाता है हाई कोर्ट के जज का भी। अगर वो सर्किट जज के तौर पे आएगा तो 2 साल एक्सपीरियंस, अगर सर्किट जज को 7 साल लगाए तो वो तो रिटायर्ड हो जाएगा भाई।
गेटिंग माय पॉइंट? अब इनका काम क्या होता है? इनका काम भी दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक तो ये तीन डिवीजन है हाई कोर्ट की, फैमिली, चांसरी और क्वींस बेंच। इनमें से किसी एक में बैठते हैं और ये केसेस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस भी सुन सकते हैं। समटाइम्स इनकी, आपको पता है ना, वो जब मजिस्ट्रेट कोर्ट से अपील करते हैं तो डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी जा सकती है। क्रिमिनल केसेस में अपील जो है वो हाई कोर्ट में भी जा सकती है ना, अपील वर्क भी होता है। तो इसलिए इनका डबल फंक्शन, दो तरीका चूज होने का, डबल। हाई कोर्ट के लिए ये बात आपने याद रखनी है कि ये ना हैंगिंग पोजीशन में है, इंफीरियर और सुपीरियर के दरमियान, दरमियान में, मिडल है। पांच टोटल है तो उनमें दरमियान वाला फिगर हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के दोनों तरह के काम होते हैं, कभी अपील भी करती है, फर्स्ट इंस्टेंस भी सुनती है। और इनकी अपॉइंटमेंट जुडिशरी में अगर आप ये देखेंगे तो इनकी अपॉइंटमेंट भी दो तरह से होती है। या ये डायरेक्ट भी जज अपॉइंट हो सकते हैं हाई कोर्ट के, अगर वो 7 साल का एक्सपीरियंस है, या 2 साल के वो सर्किट जज रहे हैं। अगर प्रमोशन पे आएंगे तो 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए सर्किट जज का। अगर वो डायरेक्ट आएंगे तो 7 ईयर लीगल बैरिस्टर या सोलिसिटर का एक्सपीरियंस है। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो सर्किट जज के बाद सर्किट जज होता है, अब 7 ईयर लीगल एक्सपीरियंस, जज फॉर 3 इयर्स, और डिस्ट्रिक्ट जज फॉर 3 इयर्स रहा हो तो वो सर्किट जज बन सकता है। तो बैरिस्टर या सोलिसिटर अगर बनना चाहता है तो वो 5 साल का लीगल एक्सपीरियंस, अगर वो डायरेक्ट आना चाह रहा है। इसी तरह बैरिस्टर और सोलिसिटर और 5 ईयर एक्सपीरियंस, ये क्या बनने के लिए? ये डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। कौन सा? डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। और मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज बेसिकली इंटरचेंजेबल वर्ड्स होते हैं। सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज, जूनियर डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ये वर्ड्स होते हैं। तो बेसिकली मजिस्ट्रेट को आप जज कहेंगे एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द मजिस्ट्रेट कोर्ट, काउंटी कोर्ट, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, काउंटी कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है। अब कोर्ट ऑफ अपील कह रहा हूँ, क्राउन कोर्ट, क्राउन कोर्ट। अब क्राउन कोर्ट में ना कंपैरेटिवली प्रेफरेंस ये होती है कि डिस्ट्रिक्ट जज को ना बिठाया जाए। क्राउन कोर्ट क्रिमिनल में सेकंड कोर्ट आती है ना, तो थोड़ी सी हायर कोर्ट है, हाई इंटेंसिटी के केसेस होते हैं, तो इसलिए एक्सपीरियंस्ड जजेस लाइक सर्किट जजेस को बिठाया जाता है वहां, ताकि जो डिलेज हैं उनको कम किया जा सके, ताकि डिसीजंस जो हैं वो रैशनैलिटी के ऊपर ज्यादा हों, फ्लॉलेस डिसीजंस होने चाहिए। ये मेन चीज है। इज इट क्लियर बेटा? जी। अब इनका बाकी तीनों जजेस का, क्राउन कोर्ट, काउंटी कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो जजेस होते हैं, जिनको आप मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज, सर्किट जज बोलेंगे या हाई कोर्ट जज बोलेंगे, इनके काम क्या होते हैं? ट्रायल, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल, उसके अलावा ज्यूरी अपॉइंटमेंट, इसके अलावा सेंटेंसिंग, ये सारी रोल है ना इनके, ये सारी पावर्स हैं इनकी। फिर इसके अलावा विटनेसेस को ऑब्जर्व करना, इसके अलावा क्लेम्स को सुनना इन द सिविल केसेस, और उसके अलावा जो है बाकी इन्वेस्टिगेशंस को रीड आउट करना। ये सारी इंटरप्रिटेशंस करना किनका काम है? ये तीन तरह के जजेस, जिसमें मजिस्ट्रेट, सर्किट और डिस्ट्रिक्ट जज, इनका ये काम, ये जुडिशरी पूरी होगी। अब और सवाल भी आ सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, कौन अपॉइंट करता है? 2 नंबर के सवाल बन सकते हैं। ज्वाइंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या होता है? अब ये हमारे पास ना मल्टीपल चीजें हैं इसके अंदर। अब हम देखते हैं सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट क्या है। अब हम किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है ये, लेकिन हम करेंगे साथ साथ, पहले क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा। आइडेंटिफाई 2 टाइप्स ऑफ केस ए मजिस्ट्रेट माइट हियर। ट्राइबल आइदर वे, इंडक्टेबल नहीं है, समरी ऑफेंस, समरी ऑफेंस, समरी है, ट्राइबल इधर वे। डिस्कस द advantages of selection of judges by the Judicial Appointments Commission, JAC। अभी मैंने खोला ही था, ये जैक ही था बेसिकली सामने। अब ये जैक है क्या चीज? जुडिशरी, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं,
इनको अप्लाई करने के लिए, इनको अपॉइंट करने के लिए एक कमीशन होता है जिसको कहते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। कभी सुना आपने FPSC? पाकिस्तान में ये मेरिट के साथ इनका ऑफिस है। हर मुल्क के अंदर जुडिशरी को अपॉइंट करने का एक सेपरेट वे होता है। जुडिशरी को क्यों गवर्नमेंट क्यों अपॉइंट नहीं करती? लाइक प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं अपॉइंट कर सकता? किंग क्वीन क्यों नहीं डायरेक्ट अपॉइंट करता? अगर वो अपॉइंट करेंगे तो जुडिशरी वुड बी बाइस्ड, जुडिशरी उनके खिलाफ तो कोई भी फैसला नहीं करेगी, है ना? इसलिए इनकी अपॉइंटमेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के थ्रू होती है, मेरिट पे होता है। अब इनमें सबसे पहले जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या चीज है? याद रखें कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जजेस को करता है। हर साल ये तकरीबन 500 के करीब पोस्ट आती हैं, उन पे ये सिलेक्शन करता है। न्यूज लेटर्स के अंदर हर जगह पे जो है पब्लिश की जाती है कि ये पोस्ट आ गई है, इस पे अप्लाई करें। सुपीरियर लेवल के जजेस के लिए कमीशन सिलेक्ट्स द कैंडिडेट एंड रिकमेंड देम फॉर द अपॉइंटमेंट टू द लॉर्ड चांसलर। अब ये लॉर्ड चांसलर क्या होता है भाई, ये मुझे बताओ। लॉर्ड चांसलर होता है मिनिस्टर फॉर लॉ। मिनिस्टर फॉर लॉ जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लॉर्ड चांसलर। अच्छा, लॉर्ड चांसलर जो है वो जो उसको रिकमेंडेशंस आती हैं उनको रिजेक्ट भी कर सकता है, उनको एक्सेप्ट भी कर सकता है। इनको इनकी रिकमेंडेशन कौन देता है? रिकमेंडेशन क्या कोई एक बंदा देता है, या कमीशन का मतलब ही ये है कि देयर आर मल्टीपल पीपल इन द कमीशन हु assess the individuals who are applicants in to become a judge? क्लियर? उन एप्लीकेंट्स की सारे बंदों की सीवीज देखता है। सीवीज देखने के बाद हम 4 लोग हैं, हमारे पास सारे जज की सीवीज आ गई, जिसने जज बनने के लिए अप्लाई किया। हम सारों की सीवीज देख के शॉर्टलिस्ट करते हैं, ये बंदा कैपेबल है, ये। उसको फिर लिस्ट को कहाँ पे भेजेंगे? लॉर्ड चांसलर पे। लॉर्ड चांसलर देखेगा। लॉर्ड चांसलर हैज द पावर टू reject a candidate and ask the commission to reconsider has been criticized if as it infringes the independence of the judiciary। लॉर्ड चांसलर कौन होता है कि वो बगैर देखे, मे बी लॉर्ड चांसलर की उस बंदे से ना बनती हो तो वो खुद उसको लिस्ट से नाम निकाल ले, ये इसका डिसएडवांटेज। This power is now given to the secondary legislation made under Section 94, the Constitutional Reforms Act. The Lord Chancellor must have the agreement of the Lord Chief Justice before deciding whether to accept, reject or ask the for this। अब ये दूसरी बात, एक और वर्ड आप आपने सुना है, लॉर्ड चीफ जस्टिस। ये कौन होता है? जो जिस तरह हमारे मुल्क में चीफ जस्टिस होता है उसे वो लॉर्ड चीफ जस्टिस, अपील में वो वैसे लॉर्ड जस्टिस है, ठीक है? वो ये लॉर्ड चीफ जस्टिस का मतलब है मुल्क का सबसे बड़ा जज। जैसे हमारे मुल्क में चीफ जस्टिस है ना, तो चीफ जस्टिस उधर लॉर्ड चीफ जस्टिस कहते हैं, ठीक है? तो उसके और लॉ मिनिस्टर ने दोनों ने मिलकर डिसाइड करना है। अब पहले होता था कि सिर्फ लॉ मिनिस्टर अपनी मर्जी से करता था, लेकिन स्टिल मे बी लॉर्ड चीफ जस्टिस एंड लॉ मिनिस्टर आर बाइस्ड। अब अब जो इंफीरियर लेवल के जजेस होते हैं इनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब क्या है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन प्रॉपर पेपर लेता है, इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू एक नहीं होता, 2 3 इंटरव्यूज होते हैं इनके। उसके बाद पहले एडवर्टाइज किया जाता है, लोग अप्लाई करते हैं, फिर टेस्टिंग होती है, फिर ये सारा कुछ करने के बाद उनकी इंटरव्यूज होते हैं। इंटरव्यूज के बाद उनकी एक लिस्ट जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाता है कि ये भाई ये वाले सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं। जॉब के लिए जैसे अप्लाई किया जाता है कि वो जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो वो देखते हैं ना पहले कि टेस्ट लेते हैं, फिर इंटरव्यू करते हैं, फिर सिलेक्शन होती है। जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको कौन देखेगा? सिलेक्ट करता कौन है? जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन अब बात लॉ मिनिस्टर तक नहीं जाती, बात सिर्फ लॉ चीफ जस्टिस पे खत्म हो जाती है। अब समझ आ गई? ये प्रोसेस है। अब लॉर्ड चांसलर, सॉरी, लॉर्ड चीफ जस्टिस है बेटा, नहीं दूसरे में लॉर्ड
लॉर्ड चांसलर तक नहीं है, लॉर्ड अपॉइंटेड बाय द all judges below high court level are appointed by the lord chief justice after recommendation by the judicial appointment commission। ये बात चांसलर नहीं आता, लॉर्ड चांसलर तो क्या होता है, लॉ मिनिस्टर होता है ना, उस तक बात ही नहीं होती। अब प्रोसेस क्या होता है वो मैंने अभी आपको प्रोसेस बता दिया, ऑन सोनली ऑन मेरिट प्रोसेस ये किया जाता है। कमीशन एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेरिट कैंडिडेट सिलेक्शन, no candidate can be appointed unless recommended by the commission consult the lord chief justice, ठीक है, recommended the candidate for the appointment। ये किसके लिए, जूनियर मोस्टली उसके लिए। क्वालिटीज क्या होती हैं जज की, ये 5 नंबर का सवाल बन सकता है। 5 की क्वालिटीज सीखेंगे यहाँ पे, 6 का आया तो आप लिखते हैं, कोई अपने पास से बना लें, इनमें से एक को तोड़ दें, एक को ब्रेक कर देना। पेपर में इतनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है कि इसको ब्रेक कर दें। इंटेलेक्चुअल वर्ड याद रखिए ना, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, इंटेग्रिटी, अच्छा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एफिशिएंसी, डिसाइसिवनेस, ये सारे वर्ड, विलिंगनेस टू लर्न, ये कितने ही पॉइंट है। स्टेट एक सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं बस, कि जज मस्ट हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक, दिस एबिलिटी, दिस कैरेक्टरिस्टिक, दिस एबिलिटी, इस तरह। इज इट क्लियर, समझ आ गई आपकी। अब इसके बाद हमारे पास जस्टिस को, इनको इनका रोल क्या होता है, इसके ऊपर सवाल आते हैं। अब इनका तरीकाकार मोस्टली जस्टिस का और लॉर्ड जस्टिस का तरीका एक ही तरह का होता है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये देखो कि इनको जुडिशियल कमीशन में, जुडिशियल ऑफिस जो होता है वो, फॉर एग्जांपल ए जज इन सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील फ्रॉम दोज हु हैव बीन क्वालिफाइड टू अपीयर सीनियर कोर्ट एट लीस्ट 15 ईयर, इनका एक्सपीरियंस चाहिए। सुप्रीम कोर्ट is the final appellate court, ये इस तरह वो सारी वही चीजें। For new appointments, judges of this court are selected according to the method set out in Part 3 Constitutional Reforms Act, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि वैकेंसी जब होती है, प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट मस्ट कन्वीन द सुप्रीम कोर्ट सिलेक्शन कमीशन, वही जो सुप्रीम कोर्ट का सिलेक्शन कमीशन है उसे बताया जाएगा। This commission include the president and deputy president of Supreme Court and 1 member of Judicial Appointment Commission। ये पूरा एक पैनल बन गया। फिर ये जब ऐड देंगे कि हमने ये बंदे सिलेक्ट करने, हमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज चाहिए, तो उसके लिए 10-15 लोग अप्लाई करेंगे, जो क्वालिफिकेशन पे पूरे उतरते हैं उनमें से सबसे हाईली क्वालिफाइड को या 2-3 बंदों को, ताकि थोड़ा कम्पिटिटिव भी हो ना, उसके लिए वो करता है कि Commission will decide on the selection process to be used. Select a candidate, report this to the Lord Chancellor. Lord Chancellor has to accept the nomination. The Lord Chancellor then notifies the Prime Minister, who recommends the appointment to the Queen। मतलब इस तरह प्रोसेस में जाता है। बाकी प्राइम मिनिस्टर और क्वीन के सिर्फ सिग्नेचर चाहिए होते हैं, उसके अलावा वो रिजेक्ट नहीं कर सकते, उनके पास रिजेक्शन की पावर नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जी जो हाई, जो लॉर्ड जस्टिस और जस्टिस होते हैं, इनको क्वीन अपॉइंट करती है। वो इस तरह करती है कि वो आखिरी सिग्नेचर जो अपॉइंटमेंट पे होते हैं वो क्वीन करती है या किंग करता है, अब क्वीन नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। इसी तरह बाकियों का भी कोई सेम तरीका है तकरीबन। इसका 7 ईयर एक्सपीरियंस कम हो जाता है। लॉर्ड चांसलर रिक्वेस्टिंग द जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, सिलेक्शन पैनल, और इस तरह होता है। हाई कोर्ट के लिए आपको क्या चाहिए? High Court, it is necessary to have qualified as a barrister and have gained experience in the law at least 7 years, or if you are a circuit judge, तो कितना साल चाहिए? 2 years। टेबल से भी कर सकते हैं आप, बाकी एक दफा रीडिंग करके टेबल याद कर, बातें देखो सारी वही। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आप जुडिशरी आप बताओ मुश्किल है? सबसे आसान ये टॉपिक है। अब इसमें कैंडिडेट्स के अंदर क्या होता है? Do not have their deputy high court judges or queen's counsel, however they are usually expected to have previous judicial experience at lower level. The selection process is similar to that of court of appeal judges। अगर उनको अपॉइंट करना हो तो वही पहले लोग अप्लाई करेंगे, लिस्ट लगेगी, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पैनल इंटरव्यू करेगा, और फाइनल पे जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनका लिस्ट का नाम जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, लॉर्ड चांसलर, देन प्राइम मिनिस्टर एंड देन क्वीन या किंग। ठीक है, सर्किट जजेस,
ये इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको 7 साल या तो आप सोलिसिटर बैरिस्टर हो, या आप अबाउट 13% ऑफ सर्किट जजेस आर फॉर्मर सोलिसिटर। बाकी 87% कहाँ से आते हैं? मजिस्ट्रेट से ही जो प्रमोशन होते हैं, रैंकर्स होते हैं, रैंक से आते हैं। इसलिए इसका प्रोसेस बेसिकली पढ़ने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। हम बेसिक प्रोसेस पे जाते हैं कि सबसे पहले जज कैसे डिस्ट्रिक्ट पे अपॉइंट होते हैं। एट दिस लेवल द एप्लीकेंट, अब ये हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एट दिस लेवल द, आई नो कि आपको ये अब समझ आ गई है, तो अब आप पढ़ना नहीं चाह रहे इसको, लेकिन ये पढ़ लें। कोई डीप पॉइंट हो, अगर 2 नंबर का सवाल आ जाए तो समटाइम वो स्किप हो सकता है, तो मैं आपको साथ साथ बता सकता हूँ। एन एप्लीकेंट मस्ट हैव been qualified as a barrister solicitor and have gained experience in the law at least 5 years। पाकिस्तान में पता कितना है? 2 साल। 2 साल बैरिस्टर सोलिसिटर मींस मैं एप्लीकेबल हूँ अगर मैं बनना चाहूँ तो। नहीं नहीं, वो बहुत खवाली है इसमें, इस फील्ड में बहुत खवाली है। डायरेक्ट करूंगा, अगर अप्लाई किया तो सेशन कोर्ट के लिए करूंगा, वो थोड़ा अपर है तो उसमें हाई कोर्ट तक जाने के चांस होते हैं। जो पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं, सिविल जज जिसको बोलते हैं, इनकी प्रमोशन मैक्सिमम सेशन कोर्ट तक जाते हैं, ये हाई कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं है। ये 12 15 20 साल तक जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहते हैं। रोजाना की खिच 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 खिच, छोटे छोटे केस, फजूल काम, वर्कलोड, इतना ज्यादा वर्कलोड है कि आप ये देखो ना कि जैसे समरी ऑफेंस है तो 97% केसेस समरी ऑफेंस के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट जज कर रहे होते हैं, या तो इनका वर्कलोड कितना है। और बाकी सेशन वालों का कितना होगा? 3%। पाकिस्तान में भी यही हाल है, सेशन कोर्ट तक केस जाते ही बहुत काम है, ठीक है। डायरेक्ट ट्रायल सेशन कोर्ट में नहीं होता, तो इसलिए सेशन कोर्ट पे 8 साल हमारी वो ये रिक्वायरमेंट, तो 8 साल एक्सपीरियंस हो जाए तब अप्लाई करो, वो ज्यादा बेहतर है। उसमें फिर आपके पास प्रमोशन के चांसेस, मेरा हो गया 4 5 साल का, 20 नहीं, हाँ हाँ 20 21 22 23 24, हाँ ठीक है 5 साल हो गए। अच्छा, मैं करता नहीं प्रैक्टिस, फजूल में टा लगाया हुआ है मैंने। और हैव a deputy district judge, the vast majority of district judges are in the country court or former solicitors, होते ही former solicitors हैं मोस्टली, ठीक है। जजेस नीड सेम क्वालिफिकेशन, मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरह ही इनको चाहिए। यूजुअल टू हैव पार्ट टाइम, और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जज बनता है पहले, उसको रैंक मिलता है, जिसको अब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जज, मजिस्ट्रेट, ये एक ही नाम है। फिर डिस्ट्रिक्ट जज उसकी थोड़ी सी प्रमोशन आ जाती है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। अच्छा, अंडर द ट्रिब्यूनल कोर्ट्स एनफोर्समेंट एक्ट, साइलेक्स फेलोज आर नाउ एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एट डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जज। साइलेक्स कौन सी बना थी? जो लीगल एग्जेक्टिव होते हैं, वो भी आप जज बन सकते हैं, लेकिन डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जज, इससे ऊपर वो नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा, डाइवर्सिटी जुडिशरी में रखी जाती है। इंग्लैंड में सबसे बड़ी शर्त है कि जुडिशरी में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेल जज या गोरे जजों को अपॉइंट किया जाए। मेल, फीमेल, ब्लैक, एशियन, जो भी ब्रिटिश नेशनल्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, सारों को, सारों की जो है इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जज ये नहीं है कि आप एक कम्युनिटी के सारे लोग लगा दें। इंग्लैंड में रेसिज्म बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इस तरह नहीं। रोल ऑफ जुडिशरी क्या है? जनरल रोल क्या है? जस्टिस, फेयरनेस, इंटरप्रिटेशन, ये सारे जनरल रोल है ना, सारी चीजें, ठीक है। जनरल रोल, रोल तो आप लिख सकते हैं, ढेर सारे रोल्स हैं कि जुडिशरी का काम जस्ट डिसीजन, फेयरनेस, इक्वालिटी, प्रमोशन ऑफ इक्विटी, उसके अलावा हाँ अनबाइस्ड ओपिनियंस, इंटरप्रिटेशंस, ये सारी चीजें आ जाती। अब अगर आप कोर्ट ऑफ अपील के और इन जजेस के सुने तो अपील और इनकी यही पावर्स हैं, इनकी अपील है, इसकी अपील है, इसकी अपील प्लस ट्रायल है। और इसके अलावा इंफीरियर लेवल के जजेस जो होते हैं इनमें अपील नहीं है, इनमें सिर्फ पावर ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ट्रायल्स होता है। अब सिविल में चले जाएं तो विल के केसेस को, फैमिली मैटर्स को, इनको सुनते हैं। क्रिमिनल में और सिविल 2 केसेस होते हैं आपके। अगर आपके क्रिमिनल में चले जाते हैं, फिर समरी, इंडिक्टेबल, ट्राइबल, आइदर वे, ये सारे क्राइम्स, इनको वो सारी जो बातें पीछे आपने पढ़ी थी वो सारी बातें यहाँ पे, इज इट क्लियर?
फिर जजेस को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, ये ट्रेनिंग के ऊपर 5 नंबर का सवाल आ सकता है। ट्रेनिंग हमेशा सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर दी जाती है। किसके ऊपर दी जाती है? सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर दी जाती है। इनकी 2 तरह की ट्रेनिंग होती है। अब एक बात तो यह है कि इन्हें ट्रेनिंग ऑफ लॉ दी जाती है। किस चीज की ट्रेनिंग? ट्रेनिंग ऑफ लॉ, के लॉ को पढ़ाना, लॉ आना भी चाहिए ना जज को। अगर जज को लॉ ही नहीं आता, वो तो डिसीजन ही सारे गलत करेगा। फिर दूसरा, इनकी पर्सनल ट्रेनिंग्स होती है। हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू स्टे अनबायस्ड, हाउ टू स्टे ए मॉरल या फुलफिल द मॉरल क्राइटेरियाज। ठीक है, इन सारी, उसके अलावा फेयरनेस कैसे लाई जा सकती है इनके अंदर, ये सारी तरह की ट्रेनिंग इनकी होती है। ठीक हो गया? अच्छा, this normally consists of a residential core of 3 to 5 days. New judges at lower level are assigned and experienced judges to act as a mentor and support them at the start of their careers. ठीक है, पीरियड जज तो फिर ऑब्वियसली अप्रोप्रिएट उनकी ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं, 3 वीक्स की, 2 वीक्स की, 1 वीक की, कुछ डेज की, ये ट्रेनिंग्स करते रहते हैं साथ साथ। ठीक है, रिटायरमेंट कैसे होती है? अच्छा, जज जो है उसकी रिटायरमेंट की एज क्या होती है? 70 ईयर्स। कितनी है? 70 ईयर्स इज द रिटायरमेंट डेट एज ऑफ एनी जज। अच्छा, अब अगर तो ये फुल टाइम जज होते हैं तो फिर ये 70 ईयर, लेकिन फिर भी वो इसके बाद भी काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उनको अलाउ कर सकती है कि दे कैन वर्क अप टू 75 एज ए पार्ट टाइम जज, एज ए पार्ट टाइम जज। अच्छा, तो सीनियर जजेस को पार्ट टाइम अंटिल द एज ऑफ 75 भी उनको अलाउ कर दिया जाता है, बाकी वो नहीं है। अच्छा, जुडिशरी को रिमूव करना बहुत मुश्किल प्रोसेस है। क्यों मुश्किल किया जाता है? जुडिशरी को रिमूव क्यों नहीं इतना आसानी से कर सकते आप? अगर जुडिशरी को रिमूव करना आसान हो तो कोई भी जज अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस ओपन करता है, गवर्नमेंट तो उठा के उसे बाहर फेंक देगी, रिमूव कर देगी। इसलिए जुडिशरी को, सुपीरियर लेवल को स्पेशली, रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। अब सुपीरियर लेवल पे एक सिवियर मिसकंडक्ट अगर हो तो फिर हो सकता है। और उसके अलावा याद रखें कि इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी जाती है। अगर पेपर में सवाल आता है 2 नंबर का, व्हाट इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर? मींस दे कैन नॉट बी टर्मिनेटेड अंटिल डूइंग सीरियस ब्रीच। इनको ब्रीच अगर नहीं करते तो फिर उसके अलावा इनको वो नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब इनको लॉर्ड चांसलर चाहे तो वो नहीं डिसमिस कर सकता। अपॉइंटमेंट में तो वो लिस्ट में नाम दे सकता है, लेकिन बाद में वो डिसमिस नहीं कर सकता। अब जुडिशरी को डिसमिस कैसे कर? जुडिशरी के हायर लेवल जुडिशरी को डिसमिस करने के लिए पावर होती है पार्लियामेंट के पास। किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास। अब होता क्या, पार्लियामेंट में जो है वो एक बिल के तौर पे, या उसे कह लें कि पार्लियामेंट में ये केस के तौर पे जाता है। पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, उसकी बेस पे अगर जज को निकालना चाहे तो निकाल सकते। आज तक however it was used in 1830 to remove the Irish judge Jonah Brington, who had misappropriated 700 pound from the court funds। 700 पाउंड आज तो बहुत कम वैल्यू वाले हैं, लेकिन उसने 1830 में लिए थे, उस वक्त बहुत बड़े थे वो। ठीक है, अच्छा, the Lord Chief Justice can, however, after consulting the Lord Chancellor, declare vacant of the office of any judge who, through ill health, is incapable of carrying out their work, taking the decision to resign. The power was first introduced in Administration of Justice and now contained the Senior Courts Act 1981. In fact, what has happened at 2 occasions in the past is that pressure has been put on unsatisfactory High Court judges to resign. The first was in 1959 when the Lord Chancellor asked Mr. Justice Hillett to resign. The second was 1998 when Mr. Justice Sermon resigned after criticism by the Court of Appeal.
तो इसका मतलब क्या है, इनको हटाने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं। तो पार्लियामेंट में तो अपोजिशन पार्टी भी होती है, वोटिंग होगी तो मे भी अपोजिशन वाले के नहीं जाना, तो इसलिए इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रखी जाती है ताकि ये बाइसनेस से बच सके, इनको 22 डे में आप हटा ना सके। इंफीरियर लेवल के लिए भी सेम क्राइटेरिया, अगर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन होती है तो उसके अंदर उसको जो है वो हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है, लॉर्ड लॉर्ड चांसलर हैज द पावर टू डिसमिस, लॉर्ड चांसलर हैज द पावर टू डिसमिस इंफीरियर लेवल जज फॉर इनकैपेसिटी और misbehavior. Lord Chancellor must comply with set procedure and have the consent of the Lord Chief Justice before appointment. मतलब जो बेचारे छोटे जज होते हैं उनको हटाया जा सकता है, लेकिन वो भी लॉर्ड चांसलर या लॉर्ड चीफ जस्टिस मिल के हटा सकते हैं, वरना नहीं। और उसके ऊपर पूरा केस बनता है, कन्विक्शन होती है, अगर वो कन्विक्टेड प्रूफ होता है तब हटाया जा सकता है। जैसे 1970 में ब्रूस कैम्बल को हटाया, ए सर्किट जज हु वाज कन्विक्टेड ऑफ evading customs duty on cigarettes and whiskey. It has happened in the case of Constance uh, Briscoe, yes, a recorder who was convicted and imprisoned for preventing the course of justice. She had lied and then altered her statement regarding the involvement in the case where she was witness. मतलब ये भी कोई आसान नहीं है, ये भी कभी कभी ये होता है कि उनको जो है हटा दिया। अब इसके बाद क्या है कि कंप्लेंट्स जजेस के अगेंस्ट आप कहां पे कर सकते हैं? कंप्लेंट्स जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एक होता है, क्या होता है? जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करें जजों के खिलाफ कि भाई हमें इस जज से जो है मसला है, हम नहीं मानते इस जज को, इससे हमारा केस खत्म कर दें। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जज कम्युनिकेशन में वीक है, रूड है, मिस एप्रोप्रिएशन करता है, इसके अलावा उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस ऑफ करप्शन है, तो देन जो है कंप्लेंट्स आप कर सकते हैं। कहां पे कर सकते हैं कंप्लेंट्स? जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस का है। अब आपको पता चल गया कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस कहां पे है जी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस कहां पे है? जुडिशरी इंडिपेंडेंट है या नहीं है? है। कहां कहां पे हमें इंडिपेंडेंस नजर आती है? उनकी अपॉइंटमेंट में नजर आती है, उनकी वर्किंग पे नजर आती है, उनके डिसमिसल पे नजर आती है, उनकी पेज के ऊपर। इवन उनको पे पता है कहां से मिलती है? एक ज्वाइंट जुडिशरी फंड होता है, वहां से उनको पे मिलती है। उनको पे गवर्नमेंट नहीं करती, उनका एक स्पेसिफिक फंड होता है। अगर वो गवर्नमेंट से पे लेंगे तो मे भी गवर्नमेंट उनकी पे रोक ले अगर वो उनके खिलाफ फैसला करे, तो इसलिए उनकी पे भी जो है वो डिफरेंट वे से आती है। दिस शोज दैट जुडिशरी इज सुपीरियर एंड जुडिशरी जो है वो जो है क्या नाम है, इंडिपेंडेंट है वहां पे। अच्छा, अब हम लोग फर्दर आगे चलते हैं। एक और पावर है जुडिशरी के पास, जुडिशरी के पास एक और पावर क्या है? जुडिशरी के पास एक और पावर है, दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू की। इफ जुडिशरी, स्पेशली हायर जुडिशरी, thinks that the laws made by the parliament are flawed, there is per incurium in it, तो फिर उनके लॉज को खत्म कौन कर सकता है? जुडिशरी कहती है कि आप अपने लॉज को रिव्यू करें क्योंकि यू हैव डन सम मिस्टेक्स अकॉर्डिंग टू द लॉ, बिकॉज दे आर लीगली क्वालिफाइड ना, इसलिए ये करते हैं। अब हम लोग वापस चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ जजेस बाय द जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। फेयर, ऑन मेरिट, इसके अलावा क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स कम, रिगरस प्रोसीजर है, दिस ब्रिंग्स talented people and it legally qualified experienced individuals are become part of that particular field. इसके अलावा they are trained on modern lines because their training is rigorous and on basis of social context, therefore it is very suitable. ऐसा है या नहीं है? इसलिए ये एडवांटेजेस आप डिस्कस हो गए। इज इट क्लियर? यहाँ पे
इसकी सेकंड साइड लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? शुरू में डिस्कस लगा हुआ है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे दूसरी साइड नहीं है, ओनली एडवांटेजेस हैं। 3 to 4 advantages are sufficient in how many paragraphs? 3 to 4 paragraphs. Clear? जी, explain how inferior judges are selected and appointed. लिख सकते हैं आप। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या करता है? पहले पब्लिश करता है, इश्तिहार लगते हैं, एडवर्टाइज किया जाता है, एप्लीकेशंस आती हैं। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कंडक्ट्स द टेस्ट्स एंड इंटरव्यूज, एंड आफ्टर दैट दे दे द लिस्ट जो है वो, जो भी उसकी लिस्ट होती है उसको जो है वो शेयर किया जाता है। देन उन जजेस को एक्चुअली फाइनल सिग्नेचर्स कहाँ से मिलते हैं? जुडिशरी लॉर्ड चांसलर with the help of Lord Chief Justice. अच्छा, assess the advantages of the processes of governing selection and appointment of the inferior judges. ये अभी पिछले वाले सवाल की तरह, इसमें साथ साथ डिसएडवांटेज है। इसमें ये आ सकते हैं कि इंफीरियर जजेस के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं प्रोसेस के अंदर। अब प्रोसेसेस में फ्लॉ ढूंढे आप। सबसे पहला फ्लॉ प्रोसेस में क्या हो सकता है? सोचें। सिलेक्शन में, हाँ, कोई प्रोसेस में है फ्लॉ? इंफीरियर जुडिशरी के प्रोसेस में मे बी देयर ट्रेनिंग इज नॉट सफिशिएंट। ऐसा है या नहीं है? सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन के अंदर मे बी उनका आप ये करें कि देयर इज नीड ऑफ मोर रिफॉर्म्स। ठीक है, मे बी on the basis of use of modern technology is less to point this is a old procedure now. ठीक है, shift to new procedure, इस तरह की बात। इसके अलावा आइडेंटिफाई 2 डिवीजन ऑफ कोर्ट ऑफ अपील। बहुत मुश्किल सवाल है। कौन से 2 डिवीजन? क्रिमिनल एंड सिविल डिवीजन। आइडेंटिफाई 2 bodies which regulate the conduct of barristers and solicitors। ये दूसरे उसका है, लेकिन मैं यहाँ पे वैसे गलती से शायद आ गया। बैरिस्टर्स और सोलिसिटर्स को, दोनों की जो 2 बॉडीज हैं, बैरिस्टर्स की है बार, बैरिस्टर्स के लिए है बार, और सोलिसिटर्स के लिए है लॉ सोसाइटी। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय जुडिशियल इंडिपेंडेंस। इसमें पता है आप इतने बड़ा है ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैसे है? नंबर 1, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। No one can interfere in the affairs of judiciary, whether these are in the selection, payments, in the dismissal। किसी के पास ये पावर नहीं है। ये आपके पास ना इस सवाल में ये 3 चीजें यूज होंगी, ये वाली। सो अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन के अंदर भी जुडिशरी को कोई नहीं तंग करता। फिर सेपरेशन ऑफ पावर भी है, डिसमिसल भी है। इन सारी जगहों पे जब कोई भी जुडिशरी के मामलात में इंटर, इवन इनकी पे जो है वो गवर्नमेंट नहीं पे करती। दिस शोज देयर इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये पॉइंट्स बेसिकली, ये जो पॉइंट मैंने बोले हैं ना, ये पैराग्राफ बनेंगे आपके कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट बिकॉज दे आर सिलेक्टेड थ्रू ए सेपरेट प्रोसीजर, they are dismissed through a procedure, they are paid by the government through a different procedure, and they are separated from all the other departments because their powers are separation. There is separation of power on the basis of ideas of Montesquieu, ठीक है, और उसकी बेस पे जो है ये इनको सेपरेशन भी मिलती है। ठीक है, नो वन कैन इंटरफेयर इन देयर अफेयर्स। फिर assess to what extent to which judges are truly independent। क्या वाकई इस ट्रूली इंडिपेंडेंट है या नहीं है? एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इंडिपेंडेंट में तो सारी चीजें आपको पता चल गई। दे आर इंडिपेंडेंट बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर, बिकॉज ऑफ their separate pays, because of their separate selection procedure, appointment, dismissal techniques, that this shows that they are truly independent.
However, for the inferior judges, there may be misuse of power by the Lord Chancellor, because these inferior judges can be dismissed on breach of or misconduct. ठीक है? Complaints may be personal or biased. यहाँ पे आ सकता है कि रूल इंडिपेंडेंट नहीं है। फिर रूल इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है कि समटाइम्स if the government has huge majority in the parliament, superior judges can be easily dismissed by the, is it clear? ये इसके disadvantage है। Explain the process required to appoint a judge in the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करने का वो प्रोसीजर आपने डिस्कस कर दिया था। पहले आपने क्वालिफिकेशंस लिखनी है। क्या लिखनी है? क्वालिफिकेशन, प्रोसेस है ना, क्वालिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट, पैनल अपॉइंटमेंट, पैनल एडजुडिकेट करेगा कौन से, शॉर्टलिस्टिंग बाय द पैनल, फिर नॉमिनेशन बाय लॉर्ड चांसलर, ठीक है, एंड लॉर्ड चीफ जस्टिस, दोनों मिलके करेंगे, वो अपॉइंट करेंगे, फिर फाइनली रिकमेंडेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड क्वीन। ये तरीका है पूरा। तो आपने इस तरह नहीं कि हमें बात लिख देनी है, क्वालिफिकेशन डालनी है लाजमी इसमें, ठीक है। क्वालिफिकेशन इवन आपका ऊपर वाले सवाल में भी आ सकती है। ये एक्सप्लेन ये इसमें हाउ इंफीरियर जजेस आर इलेक्टेड, सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड, इसमें भी क्वालिफिकेशन है। इज इट क्लियर? फिर identify whether the process of appointing judge in the Supreme Court ensure the appropriate candidates are selected। वो उसी तरह की ये जो एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने इंफीरियर पे लिखे हैं उसी तरह के इसके एडवांटेज, ठीक हो गया। Identify most senior courts are in the most senior court in the English legal system, Supreme Court। Identify 5 types of judges। सर्किट, हाँ हाँ ठीक है, लॉर्ड जस्टिस है, चीफ जस्टिस, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस चैप्टर से जो सवाल आने के चांस है, अब ये याद रखिएगा। अब इसमें जो ज्यादा सवाल आने के चांस हैं हमारे पास, वो इस साल जो अभी ये करंट आपका आ रहा है, इसमें ज्यादा है आपके इंफीरियर जुडिशरी, आपने याद रखनी है। इंफीरियर जुडिशरी आपने ज्यादा फोकस करनी है। कौन सी जुडिशरी? इंफीरियर जुडिशरी के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। फिर इसके अलावा इनके सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, इसके अलावा रोल्स एक्सेट्रा, ठीक है। बेसिकली आपने इंफीरियर जुडिशरी सबसे ज्यादा फोकस करना। कौन सी जुडिशरी सबसे ज्यादा फोकस करना? इंफीरियर जुडिशरी। तो इंफीरियर जुडिशरी आपकी ज्यादा फोकस में होनी चाहिए, बस ये ध्यान में रखिए इसमें, ठीक है। जुडिशरी में से छोटे सवाल बन सकते हैं, 2-2, 3-3 सवाल, कम चांस है, जुडिशरी से कम चांस है। लेकिन हाँ, लेकिन आया हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी चांसेस के बहुत कम है, ठीक है। एक साल छोड़ के एक साल,